एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे ना बोर्ड है, ना मैम के हाथ में मार्कर है और ना पीछे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आज मैम क्या सिखाने वाली है। आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कवर करने जरूरी है। अब देखिए, इसमें मैं टेंसेस का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये जग जाहिर है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको एक्टिव और पैसिव दोनों कवर करने पड़ेंगे एंड आई एम श्योर आप टेंसेस सीख सीख के थक गए होंगे। तो फिर क्या कारण है कि टेंसेस में इतना टाइम देने के बाद भी हम स्पोकन इंग्लिश को मास्टर नहीं कर पाते? इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो टेंसेस के अलावा हमको इंग्लिश बोलने में मदद करते हैं और हम उन टॉपिक्स को सीखते ही नहीं है। अब देखिए, ग्रामर इंग्लिश में क्यों जरूरी है? या बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मैम सच में ग्रामर सीखना जरूरी है? अब दो सिचुएशंस होती हैं, या तो आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां आपके आसपास लोग इंग्लिश बोल रहे थे, तो आपको ग्रामर सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप दूसरी भाषाएं सीखते हैं वैसे ही आप इंग्लिश भी सीख लेते हैं और रूल्स के चक्करों में आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, जैसे मेरे केस में था। अब मैं अरुणाचल प्रदेश में पली बड़ी और इस वजह से मुझे इंग्लिश ग्रामर को सोचना नहीं पड़ता था। मैंने सुनकर माहौल में इंग्लिश सीखी, तो इंग्लिश मेरे लिए बिल्कुल जैसे आपके लिए हिंदी है वैसे हो गई। लेकिन बहुत से लोगों को वो माहौल नहीं मिल पाता और ये उनकी गलती नहीं है। लेकिन देखिए, इंग्लिश बोलना आज के जमाने में जरूरी है, तो फिर मैम इंग्लिश कैसे बोलें? अब ऑफकोर्स पहला सोल्यूशन तो ये है कि एक ऐसा माहौल ढूंढें जहां आप के आसपास लोग सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। वो पॉसिबल है नहीं, तो फिर आपको ग्रामर के रूल्स में जाना पड़ता है अगर आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पर देखिए, ग्रामर वैसी नहीं जैसे हमको स्कूल में सिखाया जाता था, इतने मार्क्स के लिए कंजंक्शंस, इतने मार्क्स के लिए पैसिव, इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो फिर मैम ग्रामर कितनी पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ें? तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो बातचीत करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। वो सारे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मास्टर करने होंगे ताकि आप लोगों से अपनी चीजें एक्सप्रेस कर पाए और लोग जो बोल रहे हैं वो समझ पाए। अब ये एक पूरी भाषा है, तो ऑफकोर्स इतने टॉपिक्स ही काफी नहीं होते, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ अगर आप उनको प्रैक्टिस करके बिल्कुल टिप्स पे रख लें, आप बिना हिंदी सोचे अगर उन सिचुएशंस को बोल पाए, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सारे टॉपिक्स जो आपको कवर करने जरूरी हैं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मैं टेंसेस को कवर नहीं कर रही क्योंकि मैं ये मान रही हूं, क्योंकि आप मान चुके हैं कि भाई बिना टेंसेस के इंग्लिश की टेंशन खत्म नहीं हो सकती। तो टेंसेस तो हमको करने ही हैं, एक्टिव और पैसिव। मेरे पुराने वीडियोस में डिटेल में ये सारे एक्टिव टेंसेस और पैसिव मैंने सिखा रखे हैं। तो चलिए आज सिचुएशन के हिसाब से वो सारे टॉपिक सुनते हैं और समझते हैं जो हमको स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है। पहला टॉपिक आता है एबल टू अनेबल टू। अब इन सारे टॉपिक्स के वीडियो मैंने डिटेल में डाल रखे हैं, लेकिन आज आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो खुद को बोलेंगे और पूछेंगे कि ठीक है भाई, इस सिचुएशन में मैं ये टॉपिक बोल पा रहा हूं कि नहीं। अगर हाँ, तो बिल्कुल इंग्लिश बोलनी आसान है। अगर आप अटक रहे हैं, ग्रामर क्लियर नहीं है, ये नहीं पता लग रहा कि फ्रेमिंग कैसे होगी, तो फिर आपको वापस वो वीडियोस देखने पड़ेंगे और इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बोला, पहला टॉपिक है एबल टू अनेबल टू। अब देखिए, एबल टू अनेबल टू क्यों जरूरी है सीखना। एबल टू अनेबल टू हर वो सिचुएशन बताएगा आपकी इंग्लिश में जिसमें आप किसी को बोलना चाहेंगे मैं ये चीज कर पाता हूं। अब कितने बार हम बातचीत में ये चीज बोल देते हैं ना कि देखो मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो, क्या तुम उसकी मदद कर पाए, क्या तुम मेरी बात सुन पाओगे, क्या तुम उन लोगों की मदद नहीं कर पाए। जहां भी आप कभी भी किसी तरह की क्षमता को बोलना चाह रहे हैं कि देखो ये चीज हो पाती है या ये चीज नहीं हो पाई या पाएगी, तो फिर आप एबल टू अनेबल टू भैया को यूज करके आराम से सेंटेंसेस बोल पाएंगे। एबल टू अनेबल टू के हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो होते हैं इज एम आर, वर्स वर और विल बी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आई एम एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप वो कर पाते हैं। आई वॉज एबल टू, मैं वो कर पाया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल बी एबल टू, याद रखिए विल नहीं विल बी एबल टू, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो काम आप कर पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से एबल टू अनेबल टू का वीडियो देख लें ताकि आप झट से बोल पाए यार ये काम मैं आराम से कर पाऊंगा। आई बी एबल टू डू दिस इजीली, मैं तो इंग्लिश बोल पाता हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम बाहर खेल पाए, वर यू एबल टू प्ले आउटसाइड, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, विल यू बी एबल टू हेल्प मी। अब देखिए, मुझे ग्रामर नहीं सोचनी पड़ी क्योंकि मैंने शायद इतनी प्रैक्टिस की है या वो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है कि आप जैसे ही मुझे कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा कि यार ये चीज हो पाती है, पाई या पाएगी, मैं उसके हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी और झट से बोल दूंगी। तो याद रहेगा, पहला टॉपिक जो आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर के अलावा, टेंसेस के अलावा, वो है एबल टू और अनेबल टू। प्लीज इन टॉपिक्स को लाइट मत लीजिए, नहीं तो आप कितनी भी ग्रामर सीख लें आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। चलिए एबल टू अनेबल टू हम प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा टॉपिक आता है यूज टू।
अब यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, लेकिन ये यूज टू बहुत काम का टॉपिक है और ये आपको मदद करेगा वो सारी सिचुएशंस को बताने में जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, या जो पहले नहीं हुआ करती थी और अब होती है। अब टेंसेस सीख के यानी कि सिंपल पास्ट सीख के आप सिर्फ बोल पाएंगे मैं वहां गया, जबकि यूज टू भैया को इस्तेमाल करके आप आराम से बोल पाएंगे ये चीज हुआ करती थी और अब नहीं होती, या ये चीज नहीं हुआ करती थी और अब होती है। जैसे मैं पहले इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश अर्लियर। मैं पहले इंग्लिश नहीं बोला करता था, आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश अर्लियर। वो मुझे पहले पसंद आया करता था, पहले पसंद था। आई यूज टू लाइक हिम अर्लियर। मुझे वो पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। आई डिडंट यूज टू लाइक हिम अर्लियर। पहले मैं बहुत चाय पिया करती थी, आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। आई डिडंट यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। मैं तो भाई पहले भी चाय नहीं पिया करती थी। तो देखिए यूज टू अगर आप बोलना सीख लेंगे जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आप आराम से लोगों को बोल पाएंगे कि यार ये चीज हुआ करती थी अब नहीं होती, या ये चीज नहीं हुआ करती थी और अब होती है। तो इसके बिना आप ये सारे सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे, भले ही आप सिंपल पास्ट सीख लें, पास्ट परफेक्ट सीख लें, पास्ट कंटिन्यूस सीख लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सीख लें। तो दूसरा टॉपिक है यूज टू का वो टॉपिक जहां आप बोलना सीखते हैं पुरानी बात जो अब नहीं होती, या कोई भी ऐसी चीज जो नहीं हुआ करती थी और अब होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी यूज टू भैया में एक ट्विस्ट है जिसकी मदद से आप बोल पाएंगे किसी चीज की आपको आदत है, आदत थी या आदत होगी। अब देखिए अगर आप इस यूज टू को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बोलना नहीं सीखेंगे तो आप हैबिट वर्ड के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि यार मुझे तो इंग्लिश बोलने की बचपन से आदत है, आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे तो ड्राइव करने की आदत है। हैबिट वैबिट का पंगा ही नहीं रहेगा अगर आप इस यूज टू के कंसेप्ट को सीख लेंगे। और याद रखिए स्पोकन इंग्लिश में लोग ऐसी ही भाषा यूज करते हैं, ना कि हैबिट वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। आपने बहुतों को बोलते हुए सुना होगा आई एम यूज टू इट। वो कहना चाह रहे हैं मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं इस चीज की आदी हूं या आदी था। वर्स लगा देगा तो आई वॉज यूज टू इट यानी कि आदत थी, और आई विल गेट यूज टू इट या विल बी यूज टू इट यानी कि अभी आदत नहीं है। अगर मैम के वीडियोस अच्छे से देखे तो इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी। आई विल बी यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। डन। तो फिर यूज टू के भी दो पार्ट हैं, एक पुरानी बात जो अब नहीं होती और एक आदत बोलने के लिए। ठीक है मैम, एबल टू भी हम सीख लेंगे, यूज टू भी हम सीख लेंगे। तो देखिए अब आप 3 सिचुएशंस बोलना सीख गए हैं। ये जब आप लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि इंग्लिश में सोचिए, अब आप इंग्लिश में कैसे सोचेंगे जब तक ये सिचुएशंस को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये टॉपिक इसीलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये सारे टॉपिक्स को दिमाग में रखें और जब बोले तो वो पूरा सिनेरियो, वो पूरा जो चल रहा है कि मैं चाय पिया करता था अब नहीं पीता, आपके दिमाग में आ जाए। तो फिर आपको हिंदी सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एबल टू अनेबल टू प्रैक्टिस कर लिया, यूज टू प्रैक्टिस कर लिया, अब आते हैं गोइंग टू भैया में। गोइंग टू भैया या अबाउट टू भैया आप सुनने में लगते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, मैम ये टॉपिक तो बहुत ईजी है और ये तो टेंसेस में भी आता है, आई एम गोइंग टू। ये वो वाला गोइंग टू नहीं है। गोइंग टू या अबाउट टू मदद करता है आपको बोलने में, जब आप सामने वाले को बोलते हैं देखो ये चीज नहीं हुई पर होने वाली है या होने वाली थी। गोइंग टू अबाउट टू के साथ हम फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, या तो हम सीधे बोलते हैं देखो ये चीज होने वाली है या ये चीज होने वाली थी। अब देखिए अगर आपको बोलना है मैं खेलने वाला था, तो आई वॉज गोइंग टू प्ले। मैं खेलने वाला हूं, 2 मिनट वेट करो, आई एम गोइंग टू प्ले। अब कुछ को लग सकता है मैम सिंपल फ्यूचर है ये चीजें बोलने के लिए, मैं खेलूंगा। अब देखिए आपको बहुत बार सामने वाले को बताना पड़ता है कि मैं खेलूंगा नहीं यार, मैं खेलने वाला हूं, 2 मिनट वेट करो, या बस कुछ दिनों में मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं। सो आई विल स्पीक इंग्लिश की जगह आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश सून। या देखो वो आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कम। मैं सोने वाली थी, आई वॉज गोइंग टू स्लीप। यार मैं यही बोलने वाली थी, आई वॉज गोइंग टू से सेम, आई वॉज गोइंग टू स्पीक द सेम थिंग। या मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अब मान लीजिए किसी ने आपको फोन कर दिया है और आपको कहना है मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। तो देखिए गोइंग टू या अबाउट टू सेम चीज है, सिर्फ इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। किसी चीज में अगर आपको बोलना है मैं आने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कम, बस ऐसा दिखा देना है कि आने ही वाला हूं, आप गोइंग टू की जगह अबाउट टू लगा देते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्स वर्ड। गोइंग टू के साथ हम विल बी या विल फ्यूचर का हीरो नहीं यूज करते, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, क्योंकि आई एम गोइंग टू खुद ही फ्यूचर है। तो अगली बार जब आपको बोलना हो मैं तुम्हें ये चीज सिखाने वाली हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू टीच यू दिस। मैं आपकी मदद करने वाली हूँ, बस 2 मिनट वेट कीजिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं ये चीज खाने वाला हूँ, प्लीज कोई इसको मत खाना, आई एम गोइंग टू ईट दिस। तो क्लियर रहेगा ये टॉपिक क्या सिचुएशन बताने में आपको मदद करेगा। कोई चीज होने वाली है, आने वाली जनरेशन बहुत पढ़ाकू होने वाली है, या आने वाली जनरेशन सारी चीजें बदल देने वाली है। मैं उसकी मदद करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू हेल्प हिम। मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कम टू योर प्लेस ओनली। तो याद रहेगा गोइंग टू और अबाउट टू।
चलिए 3 सिचुएशंस हमने समझ ली है, 3 टॉपिक्स हमने सीख लिए हैं कि कौन कौन से हमको सीखने हैं इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए। तो एबल टू, यूज टू, गोइंग टू, अबाउट टू। गोइंग टू, अबाउट टू सेम चीज है, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम, इन टॉपिक के बाद और क्या? अब इसके बाद एक बड़ा काम का टॉपिक आता है कीप, केप्ट और विल कीप। अब देखिए इन सारे टॉपिक के मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को सुन के आप दिमाग में सोचिए कि इनमें से कितने सारे सिचुएशंस को आप यूज करते हैं या बोलने में यूज कर रहे हैं। अब देखिए कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब सिंपल होता है, कीप होता है किसी चीज को रख देना, है ना, कीप इट हियर, कीप इट देयर। लेकिन इंग्लिश बोलते समय यही कीप भैया काम आता है ये बताने के लिए कि कोई चीज होती रहती है, कोई चीज होती रही या कोई चीज होती रहेगी। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो टेंसेस में हम सीख रहे हैं, कंटिन्यूअस भैया है ना, आई एम कमिंग, आई वाज कमिंग, आई विल बी कमिंग। देखिए अगर आप कंटिन्यूअस टेंस सीखते हैं तो आप सिर्फ ये बोल पाएंगे कि बारिश हो रही है। पर मान लीजिए आपको बोलना है यार मॉनसून है, बारिश होती रहती है, तो फिर आपको कीप केप्ट में जाना पड़ेगा और आपको बोलना होगा इट कीप्स रेनिंग, वो रोती रहती है। शी कीप्स क्राइंग, मैम पढ़ाती रहती हैं। मैम कीप्स टीचिंग, मैं दिन भर इंग्लिश बोलता रहता हूँ। आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश द होल डे। अब देखिए कोई चीज हो रही है उसके लिए कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पर कोई चीज होती रहती है उसके लिए कीप, कोई चीज होती रही केप्ट, और कोई चीज होती रहेगी विल कीप। मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाती रहूंगी। आई कीप टीचिंग यू गाइज इंग्लिश। मैं आज पूरे दिन सोती रहूंगी। आई कीप स्लीपिंग द होल डे। तो कीप केप्ट अगर आप मास्टर कर लेंगे तो आप सिर्फ कंटिन्यूस के जुगाड़ में नहीं फंसेंगे। अगर आपको बोलना है यार वो मेरी मदद करता रहता है, इस बार मैं भी उसकी मदद करूंगी, तो आप आराम से बोल पाएंगे ही कीप्स हेल्पिंग मी। जैसा मैंने कहा इन सबके डिटेल वीडियो मैंने डाल रखे हैं, पर आप अपने दिमाग में खुद से पूछिए कि उतने वीडियोस देख के, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, इनमें से कितने टॉपिक आप बातचीत के समय यूज करते हैं। मैं उस कीप की बात नहीं कर रही हूँ जिसे आप क्रिया की तरह यूज करते हैं कि कोई चीज रख लो, पर आप कितने बार कहते हैं कि यार वाई डू यू कीप क्राइंग, तुम रोते क्यों रहते हो? वाई डिड यू कीप स्लीपिंग, तुम सोते क्यों रहे? वाई विल यू कीप स्माइलिंग, तुम हंसते ही क्यों रहोगे? एक जोक में एक बार हंसो, हंसते ही क्यों रहोगे? ही कीप्स वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा वेट करती रहती है। शी केप्ट वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा वेट करती रही। शी विल कीप वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार करती रहेगी, उसको कॉल कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने में कितना काम आता है। देखिए मान लीजिए आपको कहना है यार तुम हर दिन यही क्यों खाते रहते हो? Why do you keep eating this the whole day? तुम उससे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहे? Why did you keep asking the same question to her again and again? तो देखिए ये बातचीत के सेंटेंसेस हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, सिर्फ टेंसेस के पंगों में ना पड़े, क्योंकि बातचीत के लिए इन टॉपिक्स का मास्टर करना, इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से सीखना और बोलना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया, कीप, केप्ट, विल कीप किस काम आएगा? कोई चीज होती रहती है, कोई चीज होती रही और कोई चीज होती रहेगी। कंटिन्यूस क्या था? कोई चीज हो रही है, हो रही थी, हो रही होगी। ठीक है मैम, कीप, केप्ट, विल कीप भी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उठते बैठते विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते रहेंगे। अब आगे क्या? अब देखिए जब हमने कीप, केप्ट सीख लिया है, फिर एक टॉपिक आता है हैव टू या नीड टू। अब हैव बहुत जगह काम आता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, एक क्रिया भी है आपके पास कुछ होना। पर एक टॉपिक हैव टू या नीड टू आपको उस सिचुएशन को बताने में काम आता है जहां आप बोलते हैं ये चीज करनी पड़ती है या मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये बड़ा कॉमन है और आई एम श्योर आपने सुना भी होगा या बोलते भी होंगे। जैसे मुझे जाना पड़ेगा तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू टॉपिक काम आता है उन सारी सिचुएशंस को बताने के लिए जहां आप सामने वाले को बताएंगे इंग्लिश में कि देखो ये मेरी मजबूरी है, ये चीज मुझे करनी पड़ती है, करनी पड़ी या करनी पड़ेगी। अब इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज, डिड और विल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैं टॉपिक के नाम बता रही हूँ उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ज, वर, विल भी है या डू, डज, डिड और विल है। अगर ये चीज याद रह गई तो क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि जिन टॉपिक के हीरोज हैं इज, एम, आर, वर्ज, वर, विल बी, उनके क्वेश्चंस इज, एम, आर, वर्ज, वर या विल से ही स्टार्ट होंगे। जबकि जिन टॉपिक के हीरो डू, डज, डिड और विल हैं उनके क्वेश्चंस भी डू, डज, डिड या विल से स्टार्ट होंगे। इसीलिए आप पूछेंगे डिड यू हैव टू गो, क्या तुमको जाना पड़ा? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, क्या तुमको हर दिन इंग्लिश बोलनी पड़ती है? डिड यू हैव टू वेट, क्या तुमको वेट करना पड़ा? Why do you have to wait, तुमको वेट क्यों करना पड़ता है? Why did you have to buy tickets, तुम्हें टिकट्स क्यों खरीदनी पड़ी? Why will I have to go there, मुझे वहां क्यों जाना पड़ेगा? तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब
बिल्कुल ध्यान रखिए हर एक्स्ट्रा टॉपिक से मेरा मतलब है ये सारे नाम जो आज मैं आपको बता रही हूँ, एबल टू, यूज्ड टू, गोइंग टू, हैव टू, इन सबके हेल्पिंग वर्ब याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक सेट होगा, या तो इज, एम, आर, वर्स, वेर, विल बी, या डू, डज, डिड और विल। उस हिसाब से आप क्वेश्चंस बनाएंगे या सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ठीक है मैम, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू भी हम सीख लेंगे ताकि हम आराम से बोल पाए ये चीज करनी पड़ती है, करनी पड़ी या करनी पड़ेगी। अब आगे क्या, मैंने आपको बोला था हैव टू जैसा ही एक और टॉपिक होता है नीड टू। नीड होता है जरूरत और नीड टू का मतलब होता है जरूरत है। तो बहुत बार हम हैव टू बोलने की जगह बोल देते हैं देखो इस चीज की जरूरत पड़ती है, पड़ी या पड़ेगी। सो वी नीड टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वी नीडेड टू प्रैक्टिस, हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। वी विल नीड टू प्रैक्टिस, अगर ऐसा ही रहा तो हमको और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होगी। तो क्लियर, हैज टू, हैव टू किस सिचुएशन में काम आएगा, जब आप सामने वाले को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे कि देखो ये चीज करनी पड़ती है, पड़ी या पड़ेगी या जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक सपोज टू। अब देखिए ये बड़ा चमत्कारी टॉपिक है और बहुत काम आएगा। सपोज होता है कोई चीज मान लो, लेकिन आपके साथ गेम तब हो जाता है जब ये सपोज टू बिल्कुल बदल जाता है और लोग इसको बहुत तरह से यूज करते हैं। सपोज टू आप तब यूज करते हैं जब आपको सामने वाले को बोलना होता है देखो कहीं लिखा नहीं है पर कायदे से तुमसे ये उम्मीद की जा रही है, या जब आप बोलना चाहते हैं कि देखो कहीं लिखा विखा नहीं है पर कायदे से ये होना चाहिए। अब चाहिए के लिए अगर आप शुड सोच रहे हैं तो ये एडवाइस होती है, पर जब सामने वाले को आपको बोलना है मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं पर कायदे से तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो आप यूज करेंगे यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। या सपोज टू उन सिचुएशंस में भी काम आता है जहां आप बोलते हैं कि देखो मुझे करना क्या है या मुझे बोलना क्या है, जब आप सामने वाले से पूछ रहे हो मुझसे उम्मीद क्या की जा रही है। अब सिंपल सी सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए आपको मैंने कहीं बुलाया और मैंने आपको कहा कि कुछ बोलो। अब आपको मुझे बोलना है मैम बोलना क्या है, तो आप बोलेंगे मैम व्हाट एम आई सपोज टू स्पीक। यार मुझे जाना कहाँ था, मुझसे उम्मीद क्या की जा रही थी, वेयर वाज आई सपोज टू गो। यार ऑर्डर क्या करना था, व्हाट वाज आई सपोज टू ऑर्डर। मैम इंग्लिश बोलनी कैसी है, कैसे है मुझे, हाउ एम आई सपोज टू स्पीक इंग्लिश। ना माहौल है ना मेरे आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, हाउ एम आई सपोज टू स्पीक इंग्लिश। यार मुझे कैसे पता चलता, हाउ एम आई सपोज टू नो। तो ये सपोज टू भैया हर उस सिचुएशन में आपकी मदद करेंगे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में, जहां आप बोलना चाह रहे हैं मुझसे उम्मीद क्या की जा रही है या कायदे से ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो खाली सपोज टू का मतलब, खाली सपोज का मतलब होता है मान लो या अज्यूम कर लो कि सपोज वो आ जाए, वो अलग है। पर सपोज टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा के जब आप बोलते हैं तो ये उन सारी सिचुएशंस को लपेट लेता है जहां आप कहते हैं आपसे उम्मीद की जा रही है या कायदे से ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो है ना ये भी काम का टॉपिक। इन सारे टॉपिक्स को देखिए हम डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैम ये बार बार क्यों कह रही थी कि खाली टेंसेस के चक्रव्यूह में मत फंसिए, इन टॉपिक्स को बोलिए उठते बैठते, वो भी बिना हिंदी सोचे, सिचुएशन को मान के। अब सपोज टू को एकदम से आप सोचिए कि आपको किसी को बोलना है कि यार मुझे वहां जाना ही नहीं था, आई वॉजंट सपोज टू गो देयर, वो तो मैं मदद करने के लिए ऐसे ही चला गया, तो मैं उससे ऐसे नहीं बोलना था। यू वर नॉट सपोज टू से दिस टू हिम। तुम्हें उससे सैलरी पूछनी ही नहीं चाहिए थी, कौन पूछता है ऐसे, यू वर नॉट सपोज टू आस्क हिम हिज सैलरी। अब ये सारी सिचुएशन ऐसी है जहां आपसे कुछ उम्मीद की जा रही है। अगर आप हिंदी का उम्मीद में लग जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन से कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये सिचुएशन भी क्लियर हो गई। हाँ मैम बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आपका वो पुराना वीडियो देखेंगे सपोज टू का और जम के उसको प्रैक्टिस करेंगे और रियल लाइफ में उसको बोलेंगे। अब सपोज टू भी हो गया, अब कौन सा टॉपिक बचता है। अब देखिए इन सब के अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया, इन सब के अलावा आपको बहुत अच्छे से सीखने हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आपको कॉमन मॉडल्स तो पता ही हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। अब देखिए फिर से मैं कहूंगी ये कॉमन वर्ड्स के चक्करों में मत रहिए, खाली कैन, खाली कुड, खाली मे, खाली माइट, क्योंकि हो सकता है आप ये सारी चीजें कॉमन इंग्लिश बोलने में काम में ले लें, पर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके वीडियो मैं बनाती हूँ, जैसे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और माइट हैव मैं इसके बाद लाने वाली हूँ। तो ये सारे मॉडल्स भी सीखिए। बहुत बार लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, खाली कैन, कुड, शुड, मे, माइट सीख लिया और जब आपको बोलना पड़ता है यार बारिश हुई होगी, फिर सारे मॉडल्स धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि बारिश हुई होगी बोलने के लिए आपको बोलना होगा इट मस्ट हैव रेन। तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब अगर आपने खाली शुड सीख रखा है तो आप ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि तुमको उसे ये बोलना ही नहीं चाहिए था, के लिए आपको बोलना पड़ेगा यू शुडंट हैव सेड दिस टू हिम। यार उसने झूठ बोल दिया होगा, ही मस्ट हैव लाइड। अब खाली मस्ट, खाली माइट सीख के मत बैठ जाइए कि हाँ मैम ऑर्डर देने के लिए मस्ट, एडवाइस देने के लिए शुड। ये जो शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव है,
इनको बिल्कुल मास्टर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय हम बहुत बार इनको यूज करते हैं। तो फिर एक और टॉपिक जो टेंसेस के अलावा आपको कवर करने हैं वो है मॉडल्स। ये सारे वर्ड्स मॉडल्स होते हैं, ये अंग्रेजों के एक्सप्रेशन है। शुड हैव और कुड हैव का वीडियो मैंने आपको लास्ट वीक में दिया था, एंड आई एम श्योर आपने वो सीखा होगा। अगला वीडियो में लाऊंगी मस्ट हैव और माइट हैव सिचुएशंस के साथ, ताकि आप उसको भी मास्टर कर लें। ठीक है मैम, मॉडल्स भी हो गए। अब मॉडल्स के अलावा भी कोई और चीजें हैं? देखिए, चीजें तो बहुत हैं, क्योंकि ये एक पूरी भाषा है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी होंगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है बहुत जरूरी जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपकी इंग्लिश बोलने की, डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश को अच्छे लेवल पे ले जाएगी और आपको ग्रामर के चक्रव्यूह में ज्यादा बिना फंसे इंग्लिश बोलने में मदद करेगी। वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये नाम सुन के डरिएगा मत। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप शर्त रखते हैं। हम इंग्लिश में शर्त कैसे रखते हैं? इफ या इन केस बोल के। आपको पता है इफ का मतलब होता है अगर, इन केस का मतलब भी होता है अगर। तो अंग्रेजों ने ये इनके भी कुछ ग्रामर रूल्स बना रखे हैं कि भाई अगर बोलने के हम 4 तरह से रूल्स बनाएंगे, जीरो कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ग्रामेटिकल टर्म्स में फंसने की जरूरत नहीं है, आप तो बस रूल्स याद कर लीजिए। आगे मैं इसका वीडियो भी लाने वाली हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता को हम कैसे बोलेंगे। इसका वीडियो मैंने डाला था, अगर आपने देखा हो। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता को हम बोलते हैं इफ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे करके 4 रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल मास्टर करने हैं। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये बोलने के लिए कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, या अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, या अगर ऐसा होएगा तो मैं ये ऐसा करूंगी। तो इन सारी सिचुएशंस को हम कंडीशनल बोलते हैं, जहां आप बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाता। ये सारी कंडीशन को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3। आप चारों को मास्टर कर लेंगे तो इंग्लिश बोलना और बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अलावा वोकैबुलरी है, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो सब वोकैबुलरी है, वो आपके शब्द को बढ़ाएंगे। पर ये जितने टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए हैं ये आपको कवर करने ही हैं। अब देखिए ग्रामर क्यों जरूरी है। अगर आप सीधे हिंदी टू इंग्लिश सोचेंगे तो देखिए, एक अगर आपको सेंटेंस बोलना है, अगर वो बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी, तो इसको सिंपली अगर आप रूल्स में नहीं जाएंगे तो आप कैसे बोलेंगे? अगर वो बुलाएगा, इफ ही विल इनवाइट, मैं चली जाऊंगी, आई विल गो। अब ये गलत इंग्लिश है। अगर दोनों तरफ फ्यूचर सेंटेंस आता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, रूल्स के हिसाब से आप दोनों तरफ फ्यूचर नहीं बोलते, आप बोलेंगे इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो। अब आप सोच रहे होंगे मैम नहीं, दोनों फ्यूचर थे, अगर वो इनवाइट करेगा तो मैं जाऊंगी। हिंदी में ये दोनों फ्यूचर थे, पर अंग्रेजों के रूल्स अपने अलग हैं। अगर के साथ अगर 2 फ्यूचर सेंटेंस आते हैं तो रूल होता है अगर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और अगले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था कि ग्रामर सीखनी क्यों जरूरी है। पर मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्कूल के स्ट्रक्चर से या बुक्स खरीद के ग्रामर मत पढ़िए। आप सिर्फ प्रीपोजिशंस, टेंसेस, उन सारे रूल्स में फंसे रह जाएंगे, और ये जो बोलने वाले टॉपिक्स हैं, एबल टू, यूज टू, गोइंग टू, सपोज टू, हैव टू, कीप, केप्ट, कंडीशनल, मॉडल्स, ये रह जाएंगे। तो ये था आज सारा वो टॉपिक, वो सारा सारांश जो आपको स्पोकन इंग्लिश में मदद करेगा। मुझे लगा मैं टॉपिक पे टॉपिक पढ़ाए जा रही हूँ, क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जहां मैं आपको बताऊं कि आपको याद होना चाहिए कि ये सारी सिचुएशंस कौन सी है। मैं जानती हूँ भाषा सीखना एक कठिन काम होता है, वो भी जब आपके पास माहौल नहीं है। पर अगर आप ग्रामर के ज्यादा रूल्स में ना घुस के टॉपिक्स को, ग्रामर तो सीखें पर उनको बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से सीखें, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूं इस भाषा को बोलना बहुत आसान हो जाएगा। So you will be able to speak English if you work hard, if you practice grammar, but in a slightly different way. अब देखिए मैंने able to use किया था ये बोलने के लिए कि you will be able to speak English. So now I'm going to bring one more interesting video. If you promise me that you will watch all the last videos. अब मैंने going to use किया और मैंने आपको कहा कि मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि आप पुराने सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारे टॉपिक्स मैंने सिखा दिए हैं जिसका जिक्र आज मैंने किया। अगर आप नए थे वीडियो में तो प्लीज वो सारे वीडियोस देखिए। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज उन सारे टॉपिक्स को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करने वाली है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, शायद थोड़ा लंबा हो गया। मैंने आज सोचा था मैं बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, पर क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मुझे आपको समझाने थे कि क्यों जरूरी हैं और इनको बोलना, प्रैक्टिस करना बिना हिंदी सोचे, सिचुएशन को सोच के, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उनके याद रखिएगा। मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, उनको जाके देखें और उठते बैठते बिना हिंदी सोचे इन सिचुएशंस को लगा के कि यार मैं क्षमता बता रही हूँ तो एबल टू, पुरानी बात बता रही हूँ तो यूज टू, आदत बोल रही हूँ तो यूज टू, कोई चीज होने वाली है तो गोइंग टू, कायदे से कोई चीज करनी है तो सपोज टू, कोई चीज होती रहती है तो कीप, केप्ट, करनी पड़ेगी तो हैव टू,
कोई एक्सप्रेशंस देने हैं तो मॉडल्स, और अगर वाले सेंटेंस बोलने हैं तो कंडीशनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे और वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कैसे करें। पर प्रैक्टिस करने से पहले आपको इनको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, इनकी फ्रेमिंग को लेकर बिल्कुल श्योर हो जाना है कि इज़-एम-आर कब आ रहा है, वॉज-वर कब आ रहा है, डिड कब आ रहा है, हैव टू कब आ रहा है, हैड टू कब आ रहा है। वो सब डिटेल आपको मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलते हैं एक डिटेल वीडियो में जहां वापस व्हाइट बोर्ड होगा और मैं आपको एक स्पोकन इंग्लिश का कंसेप्ट सिखा रही हूँ। फिर से बहुत बहुत थैंक यू उन सभी लोगों का जो कमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, कमेंट्स देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो वेट कीजिए तब तक अगले वीडियो का, और तब तक पुराने सारे वीडियोस देख के जम के प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये था आज का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।